जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट थ्योरी को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रावधान पढ़ेंगे, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शक्तियां, राष्ट्रपति के कार्य और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति से बनने वाले। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थान। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति है उनका संवैधानिक स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो संविधान का आर्टिकल नंबर 52 है उसके तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है। इसके अलावा आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लेंगे, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है संघ की, वो आर्टिकल 53 के अंतर्गत आती है। ठीक है, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का भी सुप्रीम कमांडर है। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सभी को पता होगा, हमारी 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इन्होंने 25 जुलाई 2022 से पद ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जान लेंगे। अब बारी आती है राष्ट्रपति के चुनाव की, जो कि है आर्टिकल नंबर 54 में। ठीक है, जो अनुच्छेद 54 है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव है। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जनता इसे नहीं करती है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब यहाँ पर निर्वाचित को ध्यान देना है, ना कि मनोनीत। ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। तो ये सभी जो पॉइंट है वो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है सभी आप एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देंगे। अच्छा, अब इसमें जो शामिल नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल नहीं होते? तो लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर और विधानसभा के जो विधान परिषद है उसके सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर, ये सभी यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। तो इसे भी याद रखेंगे, कौन शामिल होगा राष्ट्रपति के चुनाव में और कौन नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति की। चुनाव की पद्धति या एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है एसटीवी, उसका मतदान होता है। तो फ्रेंड्स, ये चुनाव की पद्धति आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का मूल्य। जो चुनाव है उसमें वोट का क्या मूल्य है? तो फ्रेंड्स, सभी एमपीज और एमएलए है, इनके वोट का वैल्यू समान नहीं होता है। तो याद रखेंगे, एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होगा? राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के निर्वाचित एमएलए की संख्या के आधार पर निर्धारित होगा। जबकि एमपी के वोट का वैल्यू क्या होगा? सभी निर्वाचित एमपी के वोट का वैल्यू समान होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अब बात करेंगे राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने की प्रमुख योग्यता क्या है? आर्टिकल 58 में इसका वर्णन है। ठीक है, संविधान के 58 अनुच्छेद में इसका वर्णन है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन वो लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट है राष्ट्रपति बनने की योग्यता के। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। इनका कार्यकाल सामान्यतः कितना होगा? 5 साल। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि जो 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी राष्ट्रपति तब तक पद पर रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा पुनर्निर्वाचन कैसे होगा? जो राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित कर सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे राष्ट्रपति के त्याग पत्र की। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रपति है, अगर उनको अपना
इस्तीफा या त्याग पत्र देना है तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो उनकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को ये देता है। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 61 के तहत है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को एक महाभियोग यानी कि जो इम्पीचमेंट है इसके द्वारा हटाया जाता है। एक प्रक्रिया है महाभियोग, इसके आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं इम्पीचमेंट में विशेष बहुमत। इसमें जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट, उसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए रिजोल्यूशन को प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे और अनुच्छेद जो 60 है उसमें इसका वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ है इसमें। फ्रेंड्स, अगर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो अवेलेबल जज है उनके द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की बात आती है तो इनके संसद जो वेतन और भत्ते हैं संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते को उसके लिए डिसएडवांटेज के रूप में कम नहीं किया सकता, तो ये पॉइंट भी आप रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर है वो भी देख लेंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी नियुक्ति संवैधानिक भूमिका निभाते हैं। सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक पदों से संबंधित नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति सामान्यतः काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एक बार देख लेंगे। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर एक काउंसिल मिनिस्टर होगी हेड राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। राष्ट्रपति अगर एक सलाह को पुनः विचार के लिए वापस भेजता है, लेकिन पुनः विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। तो ये पॉइंट भी देख लेंगे। ठीक है, अब आती है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 79 में क्या है? पार्लियामेंट में क्या है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अब बात करेंगे संसद का सत्र बुलाना, यानी कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को समन और प्रोलॉग कर सकता है। ओके, लोकसभा को भंग करना, राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और यह राष्ट्रपति या जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, इनकी सलाह पर होता है। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का काम है संसद को संबोधित करना। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के वीटो पावर की। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास विधेयकों के संबंध में वीटो पावर से होती है। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। ये क्या होती है? राष्ट्रपति विधेयक को असेंट देने से मना कर सकता है इसके तहत। ठीक है, जो सस्पेंसिव वीटो होती है उसके तहत राष्ट्रपति सामान्य विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पारित करती है तो राष्ट्रपति को असेंट देना होता है। ठीक है, अब आती है पॉकेट वीटो, जो कि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो फ्रेंड्स, पॉकेट वीटो क्या है? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनिश्चित समय तक निर्णय रोक सकता है। ठीक है, लेकिन जो मनी बिल है उसको पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। ओके, अब आती है मनी बिल की बारी, जो कि आर्टिकल 110 में है। ठीक है, जो मनी बिल है राष्ट्रपति के पास भेजे जाने से पहले लोकसभा स्पीकर के द्वारा मनी बिल के रूप में से सर्टिफाई किया जाता है और जो मनी बिल है उसको पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, राष्ट्रपति। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर की। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत करता है। ठीक है, जब संसद के दोनों सदन सेशन में ना हो, यानी कि संसद के दोनों सदन अगर सत्र में ना हो तो तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे आर्टिकल नंबर 123 के तहत। तो ये पॉइंट एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब आती है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। जो मनी बिल है वो आर्टिकल 110 में है और राष्ट्रपति की
प्रायर रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता, किसे, मनी बिल को। ओके, नेक्स्ट है संघ का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है राष्ट्रपति के नाम पर संसद में इसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब आती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो जो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, पावर, वो है आर्टिकल 72 के तहत। इसके तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा दान दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति को पूर्ण क्षमा, दंड के एग्जीक्यूशन को कुछ समय के लिए टालना और विशेष परिस्थितियों के कारण दंड कम देना, दंड की अवधि को कम करना या समाप्त कर देना और एक प्रकार के दंड को दूसरे दंड में बदलना, ये सभी जो पावर है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है और ये है अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। अब आर्टिकल 72 कब लागू होता है? तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति विशेष रूप से इन मामलों में पर्डन आदि दे सकता है, यानी कि क्षमा दे सकता है, किसमें, कोर्ट मार्शल, यूनियन लॉ से संबंध अपराध और डेथ सेंटेंस, इन सभी में आर्टिकल 72 लागू होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपातकालीन शक्तियां पर। जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, तो राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, इन सभी के कारण आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी है वो घोषित की जा सकती है। ठीक है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति शासन, और इसमें जो जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो ये आर्टिकल 356 के तहत है। ठीक है, जबकि आर्टिकल 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो वित्तीय संकट है वो आर्टिकल 360 के तहत है। और याद रखेंगे, भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय संकट जो इमरजेंसी है वो नहीं लगाई गई है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स है, जो सभी सेनाओं का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और युद्ध की घोषणा और आर्म्ड फोर्स संबंधित जो वास्तविक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वो संवैधानिक व्यवस्था और कानूनों के अधीन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति को कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त है। विदेशों में भारत के राजदूत की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति किसे किसे नियुक्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, भारत के सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी चेयरमैन, मेंबर, इन सभी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, अब बारी आती है राष्ट्रपति की सीमा, यानी कि राष्ट्रपति की सीमाएं क्या क्या है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति के पास कुछ सीमाएं भी है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का शासन है, इसकी जो पावर है, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह और अन्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो ये सीमाएं हैं भारत के राष्ट्रपति की। अब यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे सभी आर्टिकल की, जो कि एग्जाम में बनते हैं। आर्टिकल 52 में है प्रेसिडेंट, 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो आर्टिकल 54 में है। मैनर ऑफ इलेक्शन 55 में, इलेक्शन आर्टिकल 57 में है, क्वालिफिकेशन इनकी योग्यता 58 में है, कंडीशनल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस 59, जो ओथ है शपथ 60 में है, 61 में इम्पीचमेंट है, महाभियोग की प्रक्रिया, वेकेशन और इलेक्शन आर्टिकल 62 में है, जबकि जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को वो है आर्टिकल 72 में। ठीक है, इसके अलावा ये सभी पॉइंट भी एक बार देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने राष्ट्रपति से बनने वाले लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया है। आज हमने थ्योरी करी है, इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उनको कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।